हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, जब भी आप सब सिनेमा हॉल जाते होंगे तो वो एक कॉम्प्लीमेंट्री एड जरूर देखा होगा अक्षय कुमार का कि रामू वो हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है ना। और आप सब कहते होंगे कि जब इस प्रकार के एडवर्टीजमेंट आते ही हैं गुटखे पे, तंबाकू पे, पान मसालों पे कि स्वास्थ्य के लिए खराब है, कर्क रोग हो सकता है, तो सरकार इनको रोक क्यों नहीं देती है? हम सबको पता है कि सरकार के लिए ये एक बड़े रेवेन्यू इंस्ट्रूमेंट भी है, इसलिए कहीं ना कहीं सरकार थोड़ा पीछे हट जाती है कि लोगों की जो प्रज्ञा है उस पे, उसके कॉन्शियंस पे छोड़ देते हैं। अगर वो अपना हित समझेंगे तो नहीं खाएंगे और नहीं समझेंगे तो खाएंगे। लेकिन सरकार समय समय पे ये जरूर बताती रहती है कि वो इस बात को लेकर सीरियस है कि इस प्रकार के जो उत्पाद हैं या इनके जो उपोत्पाद हैं उन पे कर लगाया जाए ज्यादा से ज्यादा, ताकि एक प्रकार से डायरेक्टली न सही इनडायरेक्टली लोग डिमोटिवेट हो। हालांकि हम सबको पता है कि अगर दारू की कीमत आप बढ़ा देंगे तो लोग डिमोटिवेट नहीं होंगे, कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शन खोज लेते हैं। लेकिन फिर भी ये जो न्यूज है जिसपे आपने देखा कि कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी सेस नॉट एन एसेंशियल गुड सेज FM निर्मला, तो इसेंशियल गुड पे नहीं लगेगा, नॉट ऑन एसेंशियल गुड। उसके अलावा उन्होंने क्या बोला कि हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी जो सेस है इसको उन्होंने इसका एक नाम दिया और इस पे बात की। उन्होंने कहा कि नॉर्मली जो हमारा GST का स्लैब चल रहा है उस पर कोई असर नहीं आएगा और जो नॉर्मल गुड्स हैं उस पर नहीं लगेगा, स्पेशल गुड्स पे लगेगा, जो दरअसल सुरक्षा या स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। इसीलिए चर्चा में था। ऊपर आप देखें तो द हिंदू का आर्टिकल है, नीचे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। ठीक है, चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो केंद्रीय वित्त मंत्री जिनकी अभी मैंने बात की, निर्मला सीतारमण, आपने फोटो उनकी जरूर देखी होगी। ठीक है, उन्होंने हाल ही में क्या किया, संसद में स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा, यानी कि जो स्वास्थ्य सुरक्षा जो है, यानी जो हेल्थ सिक्योरिटी है, हेल्थ जो प्रायोरिटी में सरकार लगातार रख रही है, उसकी दशा में राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पेश किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावित उपकर केवल पान मसाला जैसे अवगुण वस्तुओं पे लागू होगा। वे वस्तुएं जिनको सामाजिक रूप से अवगुण माना जाता है ये उन पे ही लागू होगा, यानी कि पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, इन सब पे लागू होगा। ठीक है, ये न्यूज है। आगे बढ़ूं, बताता चलूं, ये टेलीग्राम चैनल है, ये इंस्टाग्राम चैनल है, बातें, मुलाकातें, डिस्कशन सब इस टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे होंगे। स्कैन करके जुड़ जाइए, या आप अगर सर्च बॉक्स में ये डालेंगे तो भी आप सीधे UPSC बाय विकास सिंह और इट्स विकास लाइव यानी मेरे टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे, यहीं पे बातें होंगी। ठीक है, चलिए बात करें अगर कि स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर क्या है तो देख लेते हैं। प्रस्तावित उपकर एक नया राजकोषीय साधन है जिसे सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माने जाने वाले दो क्षेत्रों यानी कि स्वास्थ्य, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए समर्पित निधि जुटाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सरकार इसके द्वारा स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा को केंद्र में रख के एक नया उपकर लेके आई है, सेस लेके आई है, और इसका प्रयोग इन्हीं यानी कि स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के मदों में किया जाएगा। ठीक है, यह कर विशेष रूप से अवगुण वस्तुओं पर लगाया जाएगा, है ना। जैसे हम पान मसाला आदि की बात करते हैं तो कोई फोटो आपने देखा होगा, विभिन्न प्रकार के आप पान मसालों को जानते भी होंगे, है ना, पुकार, लक्ष्मी, शुद्ध प्लस, पता नहीं क्या क्या जो मैंने ऐड में देखे हुए, है ना। तो वो बाकी 2-3 और हैं बड़े वाले जिनके आपने बड़े बड़े स्टार्स को, है ना, देखा होगा ऐड करते हुए, उन पे लगाया जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा। जो उच्च सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम से जुड़े हुए हैं उन पे लगाया जाएगा। ठीक है, वित्त मंत्री के अनुसार ये वस्तुएं समाज पे स्वास्थ्य संबंधी भारी बोझ डालती हैं और उपकर दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करता है। एक, इसके उपभोग को हतोत्साहित करता है। B, जो लोक कल्याण के लिए जो राजस्व चाहिए सरकार को, लोगों के हितों के लिए जो राजस्व चाहिए वो भी प्रदान करता है, यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। सरकार ने इस बात पे जोर दिया कि किसी भी आवश्यक घरेलू सामान पे यह उपकर नहीं लगाया जाएगा। एनीवे GST स्लैब को लेकर भी एक कंफर्मेशन है, मैं उस पर भी आऊंगा। ठीक है, नहीं लगेगा, जिससे रोजमर्रा की खपत पर मुद्रास्फीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इन्फ्लेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये किस पे लग रहा है, पान मसाला, तंबाकू, इन सब जो इस प्रकार की बीड़ी, सिगरेट वगैरह इन सब पे सरकार लगाने को सोच रही है। ठीक है, चलिए हम अगर बात करें तो प्रस्तावित उपकर की विशेषताएं क्या हैं, तो उपकर केवल अवगुण वस्तुओं पे लागू होगा, पान मसाला आदि पे। अच्छा, उन विशिष्ट वस्तुओं पे लागू होगा जो स्वास्थ्य के लिए, मैंने बताया कि जोखिम से जुड़ी है, जैसे पान मसाला हो गया, ये तो हो ही चुका है। खैर, सरकार ने स्पष्ट किया कि उपकर उपभोग आधारित नहीं है बल्कि विनिर्माण इकाइयों की क्षमता आधारित है। मतलब यह कि जो लोग सिगरेट को या
पान मसाला तंबाकू आदि को उपभोग करे, उस स्तर पे नहीं, जहां इसका निर्माण हो रहा है कंपनी स्तर पे ही ये लेवाई कर दिया जाएगा। मतलब क्या कि जहां पे इसका मैन्युफैक्चर हो रहा है, इसे किया जा रहा है, इसको वहीं पे लगा दिया जाएगा, ये वहीं पे बढ़ेगा। मतलब उपभोग के स्तर पे नहीं बढ़ेगा, इनिशियल स्तर पे ही बढ़ जाएगा। मतलब जो लोग इसको बना रहे हैं उनके मार्जिन भी कम हो जाएंगे, जो कंपनियां बना रही हैं उनके मार्जिन भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक कारखाने का दायित्व तो उसकी स्थापित मशीनरी और उत्पादन प्रक्रियाओं पर निर्भर करेगा। ठीक है, और क्या है, इस संरचना का उद्देश्य कर चोरी को कम करना, जो मार्जिन से बहुत ज्यादा होते हैं उसको कम करना, तथा उन क्षेत्रों में पारदर्शिता लाना है जिनका विनियमन करना ऐतिहासिक रूप से कठिन रहा। मतलब वो जो गुटखे की तंबाकू की जो कंपनियां हैं, कई बार उनके विनियमन में समस्याएं आती हैं क्योंकि भारी रेवेन्यू आता है, उसको भी थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, है ना। सीधे नहीं रोक पा रहे हैं, इनडायरेक्टली रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि हम सबको पता है कि इतना रेवेन्यू आता है तो रोकने का प्रयास तो नहीं करेंगे, थोड़ा उससे रेवेन्यू और ज्यादा बढ़ाने का यह प्रयास है। राज्यों के साथ राजस्व साझाकरण, यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको देख लीजिएगा। क्या है उल्लेखनीय पहलू, क्या है इसका कि एक जो एकत्रित राजस्व है उसका एक हिस्सा राज्यों के साथ साझा किया जाएगा, विशेष रूप से स्वास्थ्य जागरूकता पहलों और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के पर्सपेक्टिव में। दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। ठीक है, क्या है कि यह पारंपरिक उपकरों से जो बाकी सेस हैं उनसे क्यों अलग है, क्योंकि आमतौर पे राज्यों के साथ साझा नहीं किया, जो सेस वगैरह आप देखते थे वो नहीं साझा किया जा सकता, बट दिस सेस, ये उपकर साझा किया जाएगा। ये भी अपने आप में एक नया क्या कहते हैं प्रोग्रेस है। सहकारी राजकोषीय संघवाद को यह मजबूत करेगा। ठीक है, जो हम हमेशा कहते हैं जो सहकारी संघवाद है, फिस्कल फेडरलिज्म के टर्म में बहुत सारे पर्सपेक्टिव को हम पढ़ते हैं, हम इकोनॉमिक में भी पढ़ते हैं, हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। दोनों जगहों पे जब हम संघवाद की बात करते हैं, फेडरलिज्म की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये उसे कंसोलिडेट करेगा और मजबूत करेगा, और राज्यों का केंद्र के प्रति जो एक शिकायत रहती है उसको भी कहीं ना कहीं ये कम करने का प्रयास करेगा। ठीक है, चलिए, जीएसटी प्रणाली पे भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। क्यों? मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह जीएसटी राजस्व बंटवारे या जीएसटी परिषद की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उदाहरण के लिए भी समझ लेते हैं, पान मसाला पे वर्तमान में 28% का जीएसटी या क्षतिपूर्ति उपकर लगता है, प्लस क्षतिपूर्ति उपकर लगता है, वो लगता रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। प्रस्तावित उपकर जीएसटी से स्वतंत्र है और उत्पादन क्षमता से संबंधित है। जहां पे फैक्ट्री में विनिर्माण हो रहा है वहीं पे लगा दिया जाएगा, उनके मार्जिन्स कम होंगे। ये तो सरकार जो आ रही है जीएसटी स्लैब्स में जो रेवेन्यू कैलकुलेटेड है वो वैसा ही जाता रहेगा, है ना। इससे यह सुनिश्चित होता है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति ढांचे में किसी प्रकार का कोई व्यवधान न आने पाए, किसी प्रकार का न आने पाए। ठीक है, चलिए, उद्देश्य क्या है उपकर लाने का, तो हम सबको पता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संसाधनों में वृद्धि करना। फिर से कि वो है ना कि जो आप सीधे नहीं कर सकते या वो आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। हम लोग डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना। यहां पे क्या है कि चलो डायरेक्टली नहीं कर सकते लेकिन इनडायरेक्टली तो कर सकते, इनडायरेक्टली कर रहे हैं। ठीक है, सरकार ने तर्क दिया कि राजस्व संग्रह को सीधे तौर पे अवगुण वस्तुओं से जोड़ने और वित्त पोषण में जवाबदेही, पूर्वानुमानशीलता, टफ वर्ड है जिसका द हिंदू वगैरह में प्रयोग होता है, दोनों बढ़ जाती है। मतलब क्या है, देखो सीधी सी बात यह है कि जो हमारा रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू भी नहीं रुक रहा है, इनफैक्ट एक एडिशनल रेवेन्यू आ रहा है जिसको हम स्टेट से साझा भी कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली हम इस प्रकार की वस्तुओं को जो लोग उपभोग कर रहे हैं उनको भी डिमोटिवेट कर रहे हैं, जो कंपनियां बना रही हैं उन्हें भी डिमोटिवेट कर रहे हैं। दोनों प्रकार का है, आम के आम गुठलियों पर, पट भी मेरी चिट भी तेरी, चिट भी मेरी, सॉरी दोनों ही इसमें लागू हो रहा है। ठीक है, लक्षित कराधान के माध्यम से निवारण हो रहा है। मंत्री ने एक और चीज कहा कि हानिकारक उत्पादों पे जो सामाजिक लागत होती है, ताकि समय के साथ उनका उपयोग कम किया जा सके। जो सामाजिक लागत लग जाती है, कोई व्यक्ति अगर गुटखा खा के कैंसर से ग्रसित हो जाता है तो उसका परिवार जो भुगतता है ना, और जो समाज जो भुगतता है उसमें भी कमी आएगी। हम उस पर भी कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं, है ना। चलिए, संसद में कुछ चिंताएं उठाई गई, जैसे जो क्या कहते हैं एमएसएमई है, उस पर जो बोझ की बात है, क्या है कि विपक्षी सदस्यों ने तर्क क्या दिया कि क्षमता आधारित कराधान से छोटी विनिर्माण इकाइयों, जो छोटी छोटी गुटखा कंपनियां, उन पर बहुत ज्यादा बोझ आ जाएगा। बड़े जो करोड़ों वाले, अरबों वाले हैं कंपनी, उन पर तो असर आएगा नहीं। एक ये बात है। उन्होंने दावा किया कि यह प्रणाली छोटे खिलाड़ियों को असमान रूप से प्रभावित कर सकती है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे बन रहा है। जिनकी छोटी इकाइयां उनको शुरुआत में, अच्छा टैक्स सबका बराबर है, ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं कि इनकम टैक्स क्या है, कि इनकम टैक्स क्या है कि आपकी जितनी इनकम है उतना लगेगा, लेकिन जीएसटी क्या है, जीएसटी के साथ सीधी सी बात क्या होती है कि एक साबुन, अगर कोई मान लीजिए दूध का पैकेट अगर आप 35 रुपए में खरीद रहे हो तो गरीब आदमी अमीर आदमी दोनों के लिए 35 रुपए का है, तो रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव टैक्स की बात होती है। तो ये उनके लिए बड़ा रिग्रेसिव साबित होगा जो छोटी कंपनियां हैं।
इंस्पेक्टर राज का डर क्या है? इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि क्षमता आधारित उपकरणों के कारण निरीक्षण और विनियामक निगरानी में वृद्धि हो सकती है, और जो इंस्पेक्टर राज होता है ना कि जानबूझ के वसूल लेना, घूस ले लेना, इस प्रकार की चीजें, करप्शन, उसकी बात हो रही है। ठीक है, सदस्यों को डर था कि इसमें छोटे कारखानों में उत्पीड़न, किराया वसूली और परिचालन संबंधी व्यवधान पैदा हो सकते हैं। होते हर नियम कानून के साथ होते हैं, लेकिन इस बाबत हम अपने सिस्टम को बेहतर करें। कानून अच्छा है तो आना चाहिए, होना चाहिए, है ना। वैकल्पिक दृष्टिकोण पर बहस हुई। कुछ सांसदों ने तर्क दिया कि यदि इरादा हानिकारक उपभोग पर अंकुश लगाने का है तो बिहार में पान मसाला पर किए गए पूर्ण प्रतिबंध अधिक प्रभावी रणनीति होगी। लेकिन फिर वही बात, रेवेन्यू वाली बात होती है। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी पैसा है, पैसा नहीं आएगा तो चीजें कैसे होंगी, है ना। अन्य लोगों ने उपकरों पर बढ़ती निर्भरता के लिए सरकार की आलोचना की कि भाई आप उपकर पे उपकर, सेस पे सेस, इस प्रकार की चीजें लगाया जा रहे हो, कुछ और रेवेन्यू के साधन खोजो, सकारात्मक तरीके से खोजो, क्योंकि इस प्रकार के सेस को लगाना एक प्रकार से नकारात्मक जो राजस्व बढ़ाने की बात होती है, उसको लोगों ने हमेशा नकारा ही है, अच्छा नहीं माना है। ये लोग भी वही कह रहे हैं। लेकिन चलो, सरकार हो सकता है कुछ ऑल्टरनेट खोज रही हो, लेकिन एक पक्ष के रूप में इस पर भी कहीं ना कहीं बात करना चाह रही है। ठीक है, सरकार ने बचाव क्या बोले, तर्क क्या कहा कि यह पहला कानून है जो स्पष्ट रूप से अवगुण वस्तुओं पर एकत्रित प्रत्येक रुपए का उपयोग का पता लगाने के लिए है। अवगुण वस्तुओं पर रोक भी होगी और इसका सही उपयोग भी होगा जो पैसा आएगा, है ना। राष्ट्रीय हित में इस बात पर जोर देते हुए कि स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए वित्त पोषण को सर्वसम्मति समर्थन मिलना चाहिए। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, हो सकता है उनका हित हो या वो हितधारक हो इसके अगेंस्ट, तो सरकार उनको भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रही है। ठीक है, मशीन से जुड़े मूल्यांकन के कारण कर चोरी में कमी विशेष रूप से पान मसाला क्षेत्र में नहीं हो सकती, सरकार कह रही है, क्योंकि कैलकुलेटेड ही देना है उनको, उससे ऊपर नीचे करेंगे तो भाई कोई कंप्लेन कर सकता है, इस प्रकार की चीजें। तो आपने क्या समझा कि सरकार ने कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नया उपकर लाया। कहा कि जो पान मसाला जैसी वस्तु है उन पे ही उपकर लगेगा और इनका प्रयोग भी स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में, स्कीम्स में, योजनाओं पे किया जाएगा, जिसपे सरकार बहुत ज्यादा मुतमईन है, श्योर है, और हो सकता है भविष्य में इसका प्रभाव जल्दी आपको देखने को मिले। इसी से बात की जाए, इस समय स्टडी आईक्यू में मिशन सक्सेस सेल चल रही है और आपके जिंदगी पे कुछ सकारात्मक प्रभाव हम भी दिखाना चाहते हैं। इसलिए इस सेल का अगर पार्ट होना चाहते हैं, सेल पे से अगर जुड़ना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा 7 दिसंबर तक ये सेल चलेगी, उसके बाद ये सेल नहीं चलेगी। ठीक है, उसके बाद ये बंद हो जाएगी। जो प्राइसेस में ड्रॉप दिखा है ये नहीं रहेगा, वापस से रिज्यूम हो जाएंगे। तो 7 दिसंबर से पहले हमारे 2028-27 के बैचेस से जुड़ सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश तीनों में अवेलेबल है। विकास लाइव कोड फ्लैश हो रहा होगा या ये विकास लाइव कोड लिखा हुआ है, इसका प्रयोग करके यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स इन आवर प्रोडक्ट्स। आगे बताता चलूं कि जो हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय है, इसमें भी चूंकि सेल चल रही है, क्योंकि मिशन सक्सेस सेल पूरे कोर्सेज में है, तो हिंदी साहित्य का जो बैच है ना, जो 2027-28 को टारगेटेड है, जो नवंबर बैच है, इसमें भी अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। बस एक चीज बता चलूं, ये बैच जो शुरू है ये पद्मावत से शुरू है। ठीक है, पद्मावत से शुरू है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा इस बैच में। जायसी का पद्मावत चल रहा है, 10 दिसंबर को बैच में एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे या ऐप पे जाके हिंदी साहित्य से जुड़ सकते हैं, मैं ही पढ़ाता हूं। ये मेरा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, स्कैन कर लीजिए, जुड़ जाइए, टेक्स्ट लिए जुड़ जाइए, यहीं पे बातें, मुलाकातें, पीडीएफ वगैरह सब यहीं पे शेयर होंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले किसी करंट अफेयर्स के वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।